नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड। इस लेक्चर में हम शोध के अर्थ और विशेषताएं और शोध के कौन कौन से प्रकार होते हैं और अनुसंधान के चरण और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, किस प्रकार से हम रिसर्च में आईसीटी का उपयोग करते हैं, ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता परिचय है। हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन सही जीवन क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इन बातों का पता होना आवश्यक है। अवबोध होने को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरल शब्दों में ज्ञान के विस्तार को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए और व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ज्ञान की खोज को शोध कहते हैं। अनुसंधान का अर्थ शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना। अपनी शोध परिभाषा में वर्ग ने इसे एक व्यवस्थित पद्धति कहा है। इसके माध्यम से सूचना देखी जा सकती है, डाटा का सत्यापन किया जाता है। शब्दकोश में पुनः उत्सर्ग अर्थ के रूप में फिर से एक नया या फिर से परिभाषित करते हैं कि खोज को बारीकी से जांचने के लिए और ध्यान से देखने के लिए एक क्रिया के रूप में परिभाषित किया है कि समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ज्ञान की खोज को शोध कहते हैं। शोध के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? शोध का मुख्य उद्देश्य उस सत्य का पता लगाना है जो छिपा हुआ है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं खोजा हो। शोध के मुख्य उद्देश्य हैं अनुसंधान की खोज के आधार पर एक नई अवधारणा तैयार करना, कॉन्सेप्ट तैयार करना, अन्य वैज्ञानिक या मौजूदा सिद्धांत द्वारा किए गए विश्लेषण के संबंध में डेटा और तथ्यों को सत्यापन करना, चर के बीच एक कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक विधि के आवेदन के साथ समस्या का समाधान खोजने के लिए। अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान मान्यताओं पर आधारित होता है, फैक्ट। अनुसंधान एक वैज्ञानिक और सामाजिक जांच है। अनुसंधान अवधारणाओं सिद्धांतों को विकसित करता है, थ्योरी का निर्माण करता है। सटीक निर्णय लेने के लिए अनुसंधान सूचना का उपयोग लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। शोध के प्रकार। शोध के प्रकार की बात करें तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो लेखन हैं, जो थिंकर हैं, उन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं। वर्णनात्मक शोध, इसका मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को देखा फिर उसका वर्णन किया। जो शोधकर्ता होता है उसका चरों पर नियंत्रण नहीं होता है। यह जो चर, उसका मतलब है विचार, विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, वह बदलते रहते हैं। आए दिन देखते हैं हमारे विचार और आपके विचार आज कुछ और हैं और कल कुछ और होंगे। इसमें सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय का वर्णन होता है, क्या है का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक शोध, शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है। इसमें पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तथ्यों का अध्ययन करना है। किसी थीसिस में कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा मेथड का प्रयोग किया गया है, कितने लोगों का सैंपल लिया गया है, ऐसा देखा जाता है। प्रायोगिक प्रयुक्त शोध, समस्या मूलक पद्धति का उपयोग होता है। किसी सामाजिक या व्यावहारिक का समाधान होता है। इसमें विशुद्ध शोध से सहायता ली जाती है। मात्रात्मक शोध, इस शोध में शोधकर्ताओं खुद डिज़ाइन करता है कि हमें कितना क्वांटिटेटिव डेटा लेना है और कितना क्वालिटेटिव डेटा लेना है। गुणात्मक शोध, इसमें शोध के चरण का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। सैद्धांतिक शोध, सिद्धांत निर्माण और विकास पुस्तकालय शोध उपलब्धता के आधार पर
की जाती है, यानी सेकेंडरी डेटा। अनुभव एवं शोध इसके 2, 3, 5 प्रकार हैं। फर्स्ट है अपेक्षा, ऑब्जर्व करना। सहसंबंधिता, एक ही वजह से सभी के परिणाम अच्छे हों। प्रायोगिक, प्रयोगात्मक, किसी चीज़ को समझा जाता है, यह बदलाव कैसे आया। ऐतिहासिक, शोध इसमें इतिहास को ध्यान में रखकर विशुद्ध होता है, यानी क्या हुआ था। नैदानिक शोध, इसमें समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और निदान करते हैं। अनुसंधान के चरण, निरूपण, शोध विषय शोध समस्या का पहला कदम या शुभ यात्रा है। किसी भी विषय की समस्या का चुनाव पहले से पिछले शोध कार्य के साथ चर्चा करने के बाद, ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। विषय का उचित चयन से कार्य आसान हो जाता है। मतलब हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसको हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम ये लेकर के टॉपिक अपनी रिसर्च कर सकते हैं या नहीं। तो इससे संभावित कई चीज़ें खुल जाती, क्योंकि जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है तो हम आदि चीज़ें रिसर्च में कर सकते हैं। अपने सीनियर से विषय के बारे में वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी होता है। विकासशील अनुसंधान प्रस्ताव, चयन, निर्माण और अनुसंधान समस्या को समझने के बाद अगला कदम जांच की एक योजना विकसित करना, यानी कि अपने टॉपिक पर शोध कार्य करना, जिसे अनुसंधान प्रस्ताव कहा जाता है। कार्य का विकास, परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक धारणा है। यह विशिष्ट और सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जिसे नमूना कहा जाता है। यानी कि जो परिकल्पना होती है वह संभावित समस्या का समाधान होती है। नमूनाकरण को जनसंख्या के छोटे और उपसमूह के रूप में परिभाषित किया गया है। परिकल्पना विद्वानों का मार्गदर्शन करती हैं। जो हमारी परिकल्पना है, जैसे कोई शोध कार्य का विषय चुना है, अब उसमें जो समस्या है उसको हम अपनी परिकल्पना से अध्ययन करते हैं। यानी कि परिकल्पना हमें एक रास्ता दिखाती है किसी कार्य को करने के लिए। अनुसंधान डिजाइन तैयार करना, अनुसंधान डिजाइन का अर्थ वैचारिक ढांचा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सही और उचित जानकारी होना, विद्वान की उपलब्धता और कौशल, शोध विषय की व्याख्या और निष्कर्ष, लागत कारण कितना पैसा लगता है, समय का कारण कितना समय लगेगा, इन सब का पता होना बहुत ज़रूरी है। डेटा का संग्रह, डेटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा, इसमें नए प्रयोग, सर्वेक्षण, समूह चर्चा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। यह प्राथमिक डेटा कहलाते हैं। मतलब प्राथमिक डेटा वह होता है जो एक शोधकर्ता है, रिसर्च स्कॉलर प्रथम खुद से डेटा कलेक्ट करता है, खुद जाता है सर्वेक्षण करने, तो उसे प्राथमिक डेटा कहते हैं। और द्वितीय डेटा जो पहले से ही उपलब्ध हो, किसी के द्वारा एकत्र किया गया हो, जैसे पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, इंटरनेट है, किसी के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। निष्पादन और अनुसंधान परियोजना। निष्पादन परियोजना एक ऐसी परियोजना तैयार करना जिसमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कोई रिसर्च करने जा रहा है, जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो रिसर्च करता है, पर योजना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए जो आसानी से चल पाए, एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हम अपने शोध कार्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। डेटा का विश्लेषण, आंकड़ों के संग्रह के बाद इसे ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि हमने डेटा कैसा कलेक्ट किया है। तो इसको बांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। परिकल्पना, परीक्षा डेटा विद्वान के विश्लेषण के बाद उनकी परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं जो पहले तैयार की गई थी। परिकल्पना क्या है कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किस आधार पर स्टार्ट हुई थी,
वह देखा जाता है। डेटा और अनुशंसा। एकत्र किए गया डेटा का विश्लेषण, सारांश, अनुसंधान उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाता है और नए सिद्धांतों की खोज व्याख्या की जाती है। रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति। इसमें अंतिम विद्वान को विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करना है कितनी होनी चाहिए जो शोध के बारे में जानकारी देता है। इसे सरल शब्दों में आकर्षण शैली और चार्ट ग्राफ चित्रण के उपयोग से प्रस्तुत की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आइए देखते हैं आईसीटी का उपयोग रिसर्च के अंतर्गत कैसे किया जाता है। कैसे हम आईसीटी को रिसर्च से आसान बनाती है। आईसीटी के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो रिसर्च को आसान बना देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे, तो हमको सभी दोस्तों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम क्वांटिटेटिव कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे यह पता होना चाहिए। या हम इंडिया के कुछ रिसर्च पेपर किसी टॉपिक पर ढूंढेंगे ने को कहूँ तो आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, तो यह सब पता होना चाहिए और यही आईसीटी है। स्टेप ऑफ रिसर्च। फर्स्ट है आइडेंटिटी रिसर्च प्रॉब्लम और दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। इसमें आईसीटी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जितना भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम आपने चूज़ की है, मतलब जो प्रॉब्लम आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड वर्क कितना हुआ है, हमारे रिसर्च को जो बेस है, जो हमारे रिसर्च का जो बेस होता है वह कहाँ से निकल कर आता है। थर्ड है डिज़ाइन रिसर्च मैथोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। चौथा है डेटा कलेक्शन, किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। आजकल समय बचाने के लिए हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा रुपए भी बचते हैं और समय भी बचता है। फिफ्थ है एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ डेटा। कोई भी है, हम डाटा लेकर आ रहे हैं तो इनके बड़े डाटा को हैंडल करना, एनालिसिस करना, यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। छठवां है प्रिंसिपलिनेशन एंड पब्लिकेशन डेटा। इसमें भी आईसीटी का यूज़ होता है। आईसीटी को हम कुछ भागों में बांटकर देखा जा सकता है। फर्स्ट है आईसीटी एप्लीकेशन प्री डेटा एनालिसिस और सेकंड है आईसीटी एप्लीकेशन इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। जब हम फ्री डाटा का यूज़ कर रहे हैं तब हम इंटरनेट पर क्या रिसर्च करेंगे। कुछ पॉइंट हैं, आर्टिकल अवेलेबल, थीसिस एंड डिज़र्टेशन अवेलेबल, लिटरेचर रिसर्च, वॉलंटरी रिसर्च, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। यह दोनों भी प्री डेटा एनालिसिस में आते हैं। इंडियन रिसोर्स फॉर प्री डेटा एनालिसिस रिसर्च, जो इंडिया की कुछ वेबसाइटें हैं वो भी हैं। फर्स्ट है एनालिसिस डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सेकंड है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। यह इंडिया की इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जो रिसर्च के बारे में रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर मिल जाएंगे। किसी भी राज्य के हर एक भाषा में आपको अवेलेबल मिलेंगे। शोध गंगा पे भी रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर मिल जाएंगे। एक और वेबसाइट है DRDO, जिससे आपको उस पर भी जाकर के आप अपनी जर्नल पेपर को देख सकते हैं। यह इंडिया की वेबसाइटें हैं। आईसीटी एप्लीकेशन इन डेटा एनालिसिस,
इसमें दो तरीके के डेटा हैं, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। पहले हम आईसीटी एप्लीकेशन इन पोस्ट डेटा एनालिसिस करेंगे। अगर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को एनालिसिस कर रहे हैं, उनके बाद आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। अगर हम दोनों का यूज़ करते हैं तो हमारी एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट तैयार करने में आईसीटी किस तरह मदद लेनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप वर्ड, एक्सेल या का यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे और रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कॉम्प्लिकेशन जो ऑनलाइन से डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उनसे जो रेफरेंस दिए रहते हैं, मतलब वहाँ से आप डेटा को लेकर आए हैं। आर्टिकल एंड थीसिस, इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। थीसिस में प्लेगरिमेंस डिक्टेशन, यह एक ऐसा टूल है जो आपने कुछ रिसर्च करी है और दूसरे ने कॉपी कर ली है। मतलब आपने कितना डेटा आपका है और आपने कितना डेटा कॉपी किया है, ये वेबसाइट वो है। और सेकंड है जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, इसमें जर्नल को देना और लेना भी आईसीटी की मदद से होता है। जर्नल सॉफ्टवेयर टूल्स इफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, स्ट्रैटिफिकेशन पैकेज फॉर सोर्स, जिसे SPSS के नाम से जाना जाता है। STAT स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल जिसे SAS के नाम से जाना जाता है। इन सभी टूल्स से क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ किया जाता है। तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, आगमन और निगमन को ज्ञान प्राप्ति मूलभूत शैलियाँ कहना अतिसंयोगित नहीं होगा। यह दोनों अपने अपने ढंग से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। नेट परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगमन तर्क का उपयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्य कारण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदाहरण, यह गाय दूध देती है, यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है, यहाँ कुछ और भी गायें हैं जो दूध देती हैं। इसे आगमन विधि कहते हैं। निगमन, यह तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्त हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सभी सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। उदाहरण, सभी गायें दूध देती हैं, यहाँ मेरे सामने एक गाय है, यह गाय भी दूध देती है। प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च का वर्गीकरण जितने प्रकार से समझा जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव, गुणात्मक मात्रात्मक अनुसंधान। और थर्ड है मिश्रित अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, इसे निगमन का एक रूप माना जाता है, लेकिन इससे पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है। यह शोध आंकड़ों पर आधारित है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होती है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकी के रूप में होती हैं। यह सर्वेक्षण, संरचित्र, साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और रिपोर्ट का डेटा संग्रह होता है। गुणात्मक, इसे आगमन का रूप माना जाता है। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। इसका उद्देश्य तो मानव व्यवहार और उसे नियंत्रण करने वाली कारणों को गहराई से समझना है। यह विधि न केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे की भी जांच करती है। यह बहुत लचीली होती है। यही कारण है कि इसका विश्लेषण और सत्यापन करना है। इसमें कई प्रकार हैं। समूह केंद्रित अनुसंधान, सेकंड है प्रत्यक्ष अवलोकन, नेक्स्ट है गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान,
निर्जातीय अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान। थर्ड, गुणात्मक अनुसंधान में सटीकता लाने में मात्रात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। 1970 के दशक तक गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या सोशियोलॉजी की एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता था। 1970 और 1980 के बीच गुणात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल अन्य विषयों के लिए किया जाने लगा है। इसे मिश्रित अनुसंधान कहते हैं, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अनुसंधान विद्यमान होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से सोपान हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।